जय हिंद दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ग्लोबल स्टडीज पर आप सभी को स्वागत है। हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं इस पर ब्लैक बुक पे, जो आप सब नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आने वाला है। और इसी के देखते हुए हम जो है एक सेशन लाए हैं। इसी में हम सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। अभी जो है सेशन चल रहा था बायोलॉजी का, ठीक है। तो अभी बायोलॉजी ख़त्म होगा, जस्ट उसके बाद फिजिक्स चलेंगे, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है साइंस के लिए, ठीक है। तो हम आपके बीच इसी तरीक़ा से कंटेंट लाते रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और नोटिफिकेशन डेली आने के लिए बेल आइकन ज़रूर दे ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सारा वीडियो हम जैसे हम डालें आपके नोटिफिकेशन में आ जाना चाहिए और एक भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो हम आगे की क्वेश्चन हम चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे हम 93 तक करवा चुके थे, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी कोशिका के, अब चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोशिका के किस भाग को पायरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में टूट जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के जो है कोशिका के किस भाग में, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में जो है पायरुवेट के रूप में जो अम्ल जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा के रूप में टूट जाता है। पायरुवेट अम्ल जो है किसके किसके रूप में टूटता है? तो कार्बन के रूप में, पानी के रूप में और किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो तोड़ने वाला अंग बता दिए, है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सब जो है पायरुवेट को अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में तोड़ने वाला अंग का नाम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। दोनों कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्लियर है? पादप बोले तो पेड़ पौधा, और जंतु बोले तो हम सब जो है जितना प्रकार के जीव जंतु है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो दोनों में पाया जाने वाला कोशिका के भीतर कौन सा अंग पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? कोशिकीय श्वसन के लिए कौन सा? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। जिस जीव में या कोई भी ऐसा जीव है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वो जो है जीव श्वसन क्रिया नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत? याद रखिएगा। तो कोशिकीय श्वसन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि खालिस्तान को सेल में अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है। अचल संपत्ति मतलब वो जो है अचल संपत्ति है, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो चल संपत्ति किसके नाम से जानते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल जो है हमारे शरीर में पाया जाता है, जो अचल संपत्ति के रूप में रखा रहता है। कोशिका के केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है? तो केंद्रक द्रव पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक के भीतर अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका द्रव का नामकरण बताए थे, पुरकिंजे साहब ने किए थे। कोई दिक्कत? आप यहाँ से याद रखिएगा, पुरकिंजे ने कोशिका द्रव जो है द्रव नामकरण किए थे, ठीक है। आगे चलते, जीन विनियम जो है खालिस्तान के दौरान होता है। तो पचिटीन के, है ना, पचिटीन के दौरान होता है जीन विनियम। कोई दिक्कत? चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। आगे के क्वेश्चन बोल रहा है कि एस्पार्टम एक ऐसा उत्पादक नाम है जिसका उपयोग मधुमेह, मतलब चीनी बीमारी जो होता है, मधुमेह रोगों, स्वीटनिंग एजेंट मतलब मीठा एजेंट को जो रूप में करते हैं। किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो पेप्टाइड। किस वर्ग के अंदर आता है? तो पेप्टाइड के अंदर आता है। वर्ग पूछे तो पेप्टाइड के अंदर, ठीक है। तो एस्पार्टम जो है, एस्पार्टम एक ऐसे उत्पाद का नाम है जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी स्वीटनिंग एजेंट के रूप में करते हैं। तो उस वर्ग किसके अंदर आता है? तो पेप्टाइड्स के अंदर आता है। यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड के बना होता है, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली जो होता है फास्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है ना। अमीनो एसिड जो एमिनो अम्ल जो होता है, एमिनो एसिड के संश्लेषण
के लिए आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है, तो प्रोटीन आवश्यक है, ठीक है ना। एमिनो एसिड के लिए शोषण, उसका जो शोषण होना चाहिए तो क्या चीज़ ज़रूरत होता है, तो प्रोटीन का ज़रूरत होता है उसको शोषण करने के लिए, ठीक है। जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है, जीव द्रव, जीव द्रव का भौतिक आधार माना जाता है, जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है, तो जीव द्रव को, ठीक है ना। कोशिका में पहली बार केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका में पहली बार केंद्रक का खोज, ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन। कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो कोशिका में पहली बार केंद्रक का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन। दोनों का क्वेश्चन आंसर एक ही हो जाएगा। तो हीमोफीलिया ज़्यादातर किसके साथ जुड़ा होता है, तो शाही परिवार के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना। हीमोफीलिया जो है किसके साथ ज़्यादातर मतलब जुड़ा होता है, तो शाही परिवार। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं। हीमोफीलिया शाही परिवार के ज़्यादा ये जो है जुड़ा होता है रोग, ठीक है। आगे कोशिका का सिद्धांत का विस्तार किसने किया और सुझाव दिया कि सभी कोशिकाओं पहले मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होता है, तो रुडोल्फ बिर्चो ने बताया कि जो भी कोशिका का निर्माण हो रहा है वो पूर्वजों के देन है, क्योंकि पूर्वज जो है धीरे धीरे कोशिका का विभाजन हुआ, उसी से मतलब कि होते आया। कोई कोशिका का निर्माण नया रूप में नहीं होता। क्या बताए कि कोई भी कोशिका का निर्माण नया रूप में नहीं होता है, उसी पहले वाले कोशिकाओं से ही मतलब कि विभाजित होते हुए आगे की ओर उसका चलता है, ठीक है ना, क्रिया चलते रहता है। तो वही बताया कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कि सुझाव दिया कि कोशिकाएं जो है पहले मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होता है, नया निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है। पहले ही मौजूद जो था उसी से विभाजित होते होते है ना एक दूसरे से कोशिका का निर्माण होते रहता है। तो रुडोल्फ बिचलो ने ये सब कहा है, ठीक है। एलोसोम खालिस्तान होता है तो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है ना। एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जब कोशिका के चारों ओर का माध्यम हिपोटोनिक विलयन होते हैं तो कोशिका के खालिस्तान होने की संभावना होती है। तो कोशिका एक ही आकार में होने की संभावना है। जब कोशिका में चारों तरफ एक माध्यम हाइपोटोनिक विलयन हो जाता है तो उसमें जो है एक ही आकार में कोशिका का निर्माण संभव होता है, ठीक है ना। वे कौन सी बुनियादी इकाइयाँ हैं जिसमें मानव अंग बनाए जा सकते हैं, तो सेटम सेल्स है ना, सेटम सेल्स, ठीक है ना, जिसे स्टेम सेल्स भी कहते हैं, स्टेम सेल्स। वे कौन सी बुनियादी इकाई है, मतलब कौन सा बुनियादी इकाई है जिसमें मानव अंग बनाए जा सकते, मानव का अंग बनाया जा सकता हो, तो स्टेम सेल, ठीक है ना। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। बोल रहा है कि समयुग्मजी अप्रभावी और विषम युग्मजी पौधे के बीच संकरण टेस्ट संकरण कहलाता है, ठीक है ना। क्या बोला, समयुग्मनिज अप्रभावी विषयुक्त पौधे के बीच जो संकर होते हैं वह टेस्ट संकर भी कहते हैं। कोई दिक्कत है, चलते हैं आगे की क्वेश्चन हम। बोल रहा है कि एक बच्चे को विरासत में मिले कुल जीनों में से प्रत्येक माता पिता से एक समान संख्या होती है। कोई दिक्कत, जो हमारे जैसे कि हम जो है उत्पन्न हुए हम अपने माता पिता से, तो हम अपने माता पिता का जो विरासत में जो मिला गया जीन है वो प्रत्येक माता पिता के एक समान संख्या के होते हैं, ठीक है ना। रक्त प्लेटलेट्स को खालिस्तान भी कहा जाता है, उसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। रक्त प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स भी। जालीदार गर्दन जिसकी विशेषता है, मतलब टर्नर सिंड्रोम का जो गर्दन होता है जालीदार होता है, यही इसका विशेषता है। लक्षणों के विरासत के नियम के अनुसार प्रत्येक बच्चों में प्रत्येक विशेषता के कितने संस्करण होंगे, तो कम से कम 2 संस्करण होंगे। कोई दिक्कत, लक्षणों को विरासत के नियमों के अनुसार जो प्रत्येक बच्चे में प्रत्येक विशेषता के कितने संकरण हो सकते हैं, तो 2 संकरण हो सकते हैं। कोई दिक्कत। आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा क्षार उपस्थित होता है, तो यूरेसिल जो है क्षार उपस्थित होता है, ठीक है। आरएनए में जो थायमीन के स्थान पर कौन सा क्षार उपस्थित होता है, तो यूरेसिल। किसके स्थान पर, तो थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, चलिए आगे का क्वेश्चन हम समझेंगे। कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अणु जो कुल कोशिका द्रव का 70% से अधिक पाया जाता है, उसे पानी, कौन सा पाया जाता है, तो पानी,
ठीक है ना। कोशिकाओं के जो कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अणु है जो कुल कोशिका द्रव का 70% से अधिक होता है। क्या चीज़ उपस्थित होता है? तो पानी की मात्रा जो है कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कुल कोशिका द्रव का 70% से अधिक भी हो सकता है, ठीक है ना। अब चलते हैं जीव विज्ञान, जिसे प्रोकैरियोट्स एवं विषाणु के नाम से जानते हैं। चैप्टर का नाम है, कोई दिक्कत? चलिए, पोलियो क्या है? पोलियो एक प्रकार का विषाणु है, याद रखिएगा, पोलियो एक प्रकार का विषाणु है। जीका वायरस का वाहक कौन होता है? तो मच्छर होता है, तो एडिज मच्छर। आप बताए थे ये सब जो है कोई भी एक दूसरे से मतलब काटने वाला मच्छर जो हो जाए, या तो कौन सा मच्छर होता है इस सब रोग को वाहक करने वाला? तो एक जो है नर नहीं मादा मच्छर हो सकता है, जो भी होगा कौन सा मच्छर होगा? तो मादा मच्छर होगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहा कि जीका वायरस को वाहक करने के लिए, ये जीका वायरस है उसको एक जगह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक मतलब जंतु से दूसरे जंतु में फैलाने वाला जो मच्छर का नाम है उसे एडिज मच्छर कहते हैं। और आता है क्वेश्चन कि एडिज मच्छर कैसा होता है, मादा या नर होता है? हो सकता है तो मादा, हमेशा ये सब जो जीव मतलब कि रोगों को फैलाने वाला जो होता है हमेशा मादा ही होता है, ठीक है ना। तो जीका वायरस को फैलाने वाला तो एडिज मच्छर, मादा एडिज मच्छर, ठीक है ना। प्लेग, पेचिस, ये किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। प्लेग हो गया, पेचिस हो गया, ये सब किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। मनुष्य के लिए जो है खालिस्तान वायरस संक्रमण हो सकता है। तो H5N1 जो है एक वायरस है जो संक्रमण हो सकता है, मतलब उसके साथ बैठने उठने से भी फैल सकता है। वायरस में खालिस्तान शामिल होता है तो प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है, ठीक है ना। वायरस में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? लिपिड और प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। कालाजार का संकरण कैसे? तो सेड फ्लाइज है ना, सेड फ्लाइज से, ठीक है ना। किससे फैलता है? तो सेंड फ्लाई मतलब बालू, जो हम कह सकते हैं उसको क्या? बालुई मच्छर, है ना। बालुई मच्छर जो होता है, तो कालाजार जो फैलता है, कालाजार उसमें कौन से मच्छर से काटने? तो सेंड फ्लाई मच्छर से काटने से होता है, ठीक है। विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणु विज्ञान के नाम से जानते हैं। विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत जी? आप समझिएगा किसकी प्रक्रिया के रूप में बोल रहा है? इंटरफेरॉन और संश्लेषण होता है। इंटरफेरॉन का संश्लेषण किसकी प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो हम जो है समझेंगे किसके द्वारा? तो विषाणु के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा। बर्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस है। तो आगे क्वेश्चन आया, ये संक्रमण रोग है, कोई दिक्कत? H5N1 संक्रमण रोग है। तो H5N1 को किसने फैलाता है? तो बर्ड फ्लू। कौन 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 फैलाता है? तो बर्ड फ्लू इसके द्वारा पैदा होता है। ये जो वायरस होता है खोज सबसे पहले कब की गई? तो 1997 में की गई, ठीक है ना। बर्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस की खोज जो है सबसे पहले कब खोजा गया? तो 1997 में, ठीक है, 1997। कोई दिक्कत? WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बर्ड फ्लू वायरस को खालिस्तान से अधिक तापमान पर पके भोजन से संचारित नहीं हो सकता। तो 70 डिग्री सेल्सियस से जितना भी मतलब कि जो हम भोजन पकाते हैं उसका जो है 70% से अधिक तापमान रहेगा, तो वो जो मच्छर विकसित वहाँ पे नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं हो सकता। कौन? तो बर्ड फ्लू मच्छर, ठीक है ना। बर्ड फ्लू जो वायरस होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान में वो विकसित उसका नहीं हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इबोला शब्द का क्या अर्थ है? इबोला शब्द का अर्थ है कि पश्चिम अफ्रीका में फैला एक संक्रमण बीमारी है। इबोला एक प्रकार का क्या है? बीमारी है जो पश्चिम अफ्रीका में फैली एक संक्रमण बीमारी होता है। किण्वन एक प्रकार का क्या है? तो किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है। किण्वन जिससे कि एल्कोहल वगैरह जो बनाया जाता है किण्वन प्रक्रिया द्वारा, है ना, कोई दिक्कत है। और जिसे किण्वन प्रक्रिया द्वारा जो बनाया जाता है उसे अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण मतलब वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, उपस्थिति नहीं सॉरी, अनुपस्थिति में ये सब प्रक्रिया कराया जाता है, किण्वन प्रक्रिया, ठीक है। एस्परजिलस जो है खालिस्तान अउन प्रजनन है। तो एथेरिडियम और एस्कोगोनिया में एस्परजिलियस के अउन प्रजनन अंग है, ठीक है। दंड आकार के जीवाणु को किसके नाम से जानते हैं? तो बेसिलस के नाम से जानते हैं। दंड आकार के जो जीवाणु होता है किसके नाम से जानते हैं? बेसिलस के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? दंड आकार का मतलब एक डंडा का आकार का जो जीवाणु होता है उसे बेसिलस के नाम से जानते हैं। माइकोबैक्टीरिया, है ना, लप्राई, माइकोबैक्टीरिया लप्राई जो है बेसिलस है, एक प्रकार का क्या है? बेसिलस है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए आगे के क्वेश्चन हम चलते हैं।
बोल रहा है कि जीवों के कौन सा समूह को तेजी से प्रजनन करते हैं, तो जीवाणु। जीवाणु सबसे ज़्यादा तेजी से प्रजनन करते हैं। जीवों में कौन सा समूह, मतलब जीवों में, मतलब बाहर तो रहता है मृत रूप में, है ना, कह ही नहीं सकते कि जितना होगा, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में जाता है या किसी के शरीर में जाता है तो अपना जीवनचर्या तुरंत ही बदल लेता है और वहाँ अपना मतलब कि धाक जमाने लगता है, जिसके कारण हमारे जो सुरक्षा कवच में जो बहुत सारे हमारे वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है उसको ज़्यादा मात्रा में क्या कर देता है, मार देता है, जिसके कारण उसका जनसंख्या ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है ना। तो जीवों के अंदर जो है कौन से समूह तेजी से प्रजनन करता है, तो जीवाणु। ठीक है ना। कौन सा जीव अपने भोजन को वास्तव में शरीर के प्रवेश करने से पहले पचा लेता है, तो जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक जो है अपने अंदर भोजन को मतलब कि भोजन को वास्तव में शरीर में प्रवेश करने से पहले ही कुछ कर लेता है, पचा लेता है। कौन, तो कवक और जीवाणु। पायरिया, पायरिया एक प्रकार का दांत में ये सब जो है मसूड़ा में फैलने वाला रोग है। तो पायरिया एक खालिस्तान संक्रमण है, तो जीवाणु जनित है, जीवाणु जनित है ना। पायरिया एक प्रकार का किससे होता है, तो जीवाणु से होता है, संक्रमण होता है जो मसूड़े के ऊतकों को प्रभावित करता है और यदि अनुपचारिक छोड़ दिया जाए तो इसे अक्सर बाद में दांतों के नुकसान जो है कारण बन सकता है। मतलब दांतों को क्या कर देता है, वो जो है सभी दांतों को गिरा देता है। ठीक है। अपशिष्ट बोल रहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक, जिसमें दूषित स्थल से प्रदूषित को हटाने या बेअसर करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो जैव उपचार कहते हैं। ठीक है ना। जहाँ से बहुत सारे गंदगी वगैरह में जो बहुत सारे जो बहुत सारे वायरस ये जो फैल जाता है, जीवाणु कीटाणु विषाणु जो फैलता है, उसको प्रदूषण को हटाने के बेअसर करने की सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है शामिल किया जाता है, उसे किसके नाम से जानते हैं, जैव उपचार के रूप में जानते हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत है, समझिएगा। आगे क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से 20 की उपस्तरीय संद्रण क्या कहलाता है, तो जैव आवर्धन कहलाता है। ठीक है ना। जैव आवर्धन को ही एक खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से 20 की उच्च स्तरीय सांद्रण होता है। ठीक है ना। तृतीय भोक्ता खाद्य श्रृंखला में कौन खालिस्तान पोषी स्तर होता है, मतलब चौथा, है ना। ठीक है ना। तृतीय उपभोक्ता का नाम बोले तो एक चौथा चला जाएगा, एक बढ़ जाता है। ठीक है ना। तृतीय। ठीक है। ईस्ट शोषण के दौरान खालिस्तान गैस उत्पन्न करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट जो है शोषण के दौरान क्या चीज़ उत्पन्न करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है ना। शोषण के दौरान एंटीबायोटिक्स जो है एक विषाणु पर प्रभावित नहीं होता, क्योंकि इसमें से कोशिका भित्ति की कमी होती है। एंटीबायोटिक्स एक विषाणु पर प्रभावित नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो है कोशिका के ऊपर क्या होता है, कोशिका भित्ति की कमी होती है, जिसके कारण एंटीबायोटिक्स विषाणु पर काम नहीं कर पाता। ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए आगे की क्वेश्चन हम देखेंगे। बोल रहा है कि पानी की टंकियों में फंगी को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन को किसके नाम जानते हैं, तो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है पानी की टंकी बहुत दिन से साफ नहीं है, उस पर जो फंगी जो है लगा हुआ, उसको नष्ट करने के लिए एक कीटाणुनाशक है, जिसे कॉपर सल्फेट नाम से जानते हैं। अमीबियासिस के कारण पेचिश रोग होता है। किसके कारण, अमीबियासिस के कारण पेचिश रोग का निर्माण होता है। ईस्ट में अवयवीय श्वसन के दौरान कौन सा उत्पादन होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। अभी तुरंत बताए थे। ईस्ट में जो अवयवीय श्वसन के दौरान किसके इथेनॉल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऊर्जा का। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था, तो फेलिक्स डी हेरेले और फ्रेडरिक जो है द्वेटार्ट ने किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अल्फा विषाक्त पदार्थों का उत्पादन खालिस्तान के द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा। अल्फा विषाक्त पदार्थों का उत्पादन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा अल्फा विषाक्त पदार्थों का निर्माण होता है। एड्स वायरस को नष्ट करने के लिए लिम्फोसाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। एड्स वायरस किसके द्वारा, लिम्फोसाइट नष्ट करता है ना। कोई दिक्कत, एड्स जो बीमारी होता है लिम्फोसाइट
कहलाता है। ये जो है संचरण होता है, ये बीमारी जो है संचरण एक व्यक्ति से तुरंत दूसरे व्यक्ति में धर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे हम बाल कटाने जाते हैं, जो मान लीजिए कोई व्यक्ति आया एड्स से प्रभावित है, उसका कट जाने के कारण और उसी ब्लड से हमको भी बना देगा, हमको भी कहीं कट आ जाएगा तो उसका वायरस हमारे शरीर में फैल सकता है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस सब पर, क्योंकि हम अपना शरीर पर खुद ही ध्यान दे सकते हैं, बशर्ते कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है ना। तो एड्स बीमारी किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा नष्ट किया जाता है। ठीक है, चलेगा। एड्स का वायरस जो होता है रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि की प्रभावित करता है। टी कोशिकाओं जो हमारे शरीर में बनता है, वो रक्त में जो टी कोशिकाएं बनता है उसको क्या कर देता है? प्रभावित करता है, मतलब नष्ट करने का काम करता है। कौन? एड्स। एड्स एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का विषाणु रोग है। एक प्रकार का किससे फैलता है? तो विषाणु एक रोग है। क्या? एड्स जो है विषाणु रोग है। एड्स वायरस में जो है एक रेशीय जो है आरएनए पाया जाता है। एक रेशीय आरएनए पाया जाता है। कोई दिक्कत है? बोल रहे हैं क्या चीज़ बोले कि एड्स वायरस में क्या चीज़ पाया जाता है? तो एक रेशीय आरएनए पाया जाता है। ठीक है। एड्स जो है गलसूगा पोलियो माइलाइटिस में क्या आम है? मतलब आम बात क्या है? किसके द्वारा फैल सकता है? तो वायरस के कारण फैलता है। ठीक है। इसका आम बात क्या है? तो ये सब जो है फैलने वाला जो है रोग होता है, एड्स हो गया, गलसूआ हो गया, पोलियो माइलाइटिस हो गया, ये सब जो है वायरस के कारण फैलता है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे का क्वेश्चन हम करते हैं। क्षय रोग, मतलब जिसे टीबी रोग कहते हैं। क्षय रोग का संक्रमण खालिस्तान से माध्यम होता है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्यूलोसिस, है ना। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्यूलोसिस के द्वारा क्षय रोग का एक मतलब कि माध्यम से फैलता है। सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव जो है कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है। कोई दिक्कत? तो चलते हैं आगे। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है। अनुवांशिक तोड़-जोड़ के द्वारा, अनुवांशिक किसके द्वारा? अनुवांशिक तोड़-जोड़ के द्वारा जो प्राकृतिक आइसोलेट्स से जो विकसित कौन सा जीवाणु स्ट्रेन तेल रिसाव के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोसोमोनास। अनुवांशिक जो तोड़-जोड़ द्वारा जो प्राकृतिक आइसोलेट्स से विकसित कौन सा जीवाणु स्ट्रेन तेल रिसाव के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोसोमोनास। बस यहीं तक आज की सेशन यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छी ढंग से तैयारी कर रहे हैं और आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है अच्छी तरीक़ा से परफॉर्मेंस करेंगे। माता सरस्वती आप सभी को मनोकामना को पूर्ण करे। जय हिंद,